हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। द आर्गुमेंटेटिव मतलब जो तर्क करने वाले हो, तर्क संगत इंडियन यानी भारतीय। तो तर्क संगत भारतीय मतलब भारतीयों के अंदर तर्क करने की क्षमता है। तो जो तर्क संगत जो चीज होती है, जो आर्गुमेंटेटिव मतलब तर्क संगत जो चीजें होती है वो तर्क संगत वो भारतीय लोग। तो भारतीय लोगों की तर्क संगतता के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसके राइटर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन देखो, उन्होंने एक आर्गुमेंटेटिव इंडियन नाम से पूरी बुक लिखी हुई है। तो उस बुक के अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ इस चैप्टर के थ्रू हमें बताई गई है। पूरा आर्गुमेंटेटिव इंडियन यहाँ पे नहीं दिखाया गया, वो तो पूरी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन है इस नाम से पूरी एक बुक लिखी हुई है अमर्त्य सेन के द्वारा। और उन्होंने इस चैप्टर के अंदर ये एक तरीके से एक गद्यांश टाइप कुछ लिया है। इतना ये जो चैप्टर है, गद्यांश तो होता है देखो एक जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक गद्यांश हो गया, जहाँ बीच में थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं आया, वो कंटिन्यू जो चीज लिखी जाए वो एक गद्यांश होता है। लेकिन ये जो चैप्टर है वो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो बुक है उस बुक से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, एक उद्धरण है, एक अवतरण है, ये हम बोल सकते हैं। तो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। जो भारतीय लोगों की जो तर्क संगतता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू अस इन इंडिया। कि जो प्रोलिक्सिटी है, प्रोलिक्सिटी मतलब जो बोरिंगनेस है, जो उबाऊपन जो होता है, इज नॉट एलियन। एलियन मतलब जो अनजान होते हैं। एलियन हमने नाम भी सुना है, जो एलियन होते हैं जो दूसरे ग्रह पे रहते हैं, मतलब जो हमसे अनजान है, जिनको हम नहीं जानते। तो जो प्रोलिक्सिटी है, जो उबाऊपन है, इज नॉट एलियन, वो एलियन नहीं है, अनजान नहीं है टू अस हमारे लिए इंडिया भारत में। कि भारत में जो उबाऊपन है, जो बोरिंगनेस है, वो अनजान नहीं है। मतलब हम बोरिंग शब्द को हम अच्छे से जानते हैं, जो उबाऊपन है उसको हम अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से हम किसी चीज से ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इस चीज को हम जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, हम उस प्रोलिक्सिटी को, उस उबाऊपन को, उस बोरिंग को हम जो बोरिंगनेस है उसको हम जानते हैं। वैसे देखो, प्रोलिक्सिटी होता है बोरिंग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो शब्दों का एक बोरिंग कलेक्शन है, मतलब उबा देने वाले जो शब्द हैं उनकी बात चल रही है। तो हम उबाऊपन से इस चीज को ले सकते हैं कि हम भारत में रहने वाले लोग उस बोरिंगनेस से हम अनजान नहीं है। वी आर एबल टू टॉक एट सम लेंथ, कि हम एक लेंथ तक मतलब एक सीमा तक हम बात करने में सक्षम हैं। वी आर एबल हम समर्थ हैं, सक्षम है, टू टॉक बात करने के लिए, एट सम लेंथ मतलब एक लेंथ तक, एक सीमा तक, एक लंबाई तक, तो हम उसके बारे में बात करने में हम सक्षम हैं। कृष्ण मेनन्स रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच डिलीवर्ड एट द यूनाइटेड नेशन 9 hours नॉन स्टॉप established half a century ago when Menon was leading the Indian delegation has not been equaled by anyone from anywhere। तो देखो बताया गया है कि कृष्ण मेनन नाम के एक व्यक्ति है, उनका रिकॉर्ड मतलब उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। उन्होंने मतलब एक मतलब रिकॉर्ड बनाना जो होता है, आपको पता है रिकॉर्ड क्या होता है। ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा स्पीच देने का रिकॉर्ड उन्होंने बताया था। एवर डिलीवर्ड एट द यूनाइटेड नेशन होता है संयुक्त राष्ट्र। तो कृष्ण मेनन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अंदर डिलीवर किया गया, मतलब संयुक्त राष्ट्र के अंदर उनका बोला गया जो सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच था, जो सबसे लॉन्गेस्ट जो व्याख्यान उन्होंने दिया था, स्पीच दिया था, भाषण दिया था, उसके बारे में हम बात करने में एबल है, उसके बारे में हम एक लेंथ तक बात करने में हम समर्थ हैं। इतनी हिम्मत हमें है कि हम उस रिकॉर्ड जो लॉन्गेस्ट स्पीच है जो कि कृष्ण मेनन के द्वारा दिया गया था यूनाइटेड नेशन में, उसमें भी हम उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और वो कितना लंबा था? 9 hours नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए 9 घंटे तक लगातार बोलना। एस्टैब्लिश्ड हाफ ए सेंचुरी अगो, जो कि एस्टैब्लिश मतलब दिया गया था, हाफ ए सेंचुरी अगो मतलब आधी शताब्दी पहले जो दिया गया था, आधी शताब्दी पहले कृष्ण मेनन के द्वारा एक स्पीच दिया गया था 9 घंटे तक बिना रुके यूनाइटेड नेशन में। व्हेन मेनन वाज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन, जब मेनन जो कृष्ण मेनन है, जब मेनन वाज लीडिंग, जब वो लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इंडियन डेलीगेशन का, जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल है, जब उसका वो लीड कर रहे थे, उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने ये जो स्पीच है वो दिया था। हैज नॉट बीन इक्वल्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा इक्वल मतलब उसकी बराबरी नहीं की गई। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, मतलब कहीं से भी किसी ने भी उनके उस स्पीच की बराबरी नहीं करी। मतलब कोई भी इतना लंबा नहीं बोल पाया जितने हमारे भारत के कृष्ण मेनन बोल पाए थे।
मतलब हम भारतीय लोगों के अंदर बोलने की क्षमता है। अदर पीक्स ऑफ लोक्वेसियसनेस हैव बीन स्केल्ड बाय अदर इंडियंस, के जो दूसरे पीक्स है, लोक्वेसियसनेस मतलब बोलने के, अधिक बोलने के जो अन्य पीक है, जो ऊंचाई के जो शिखर है, तो अधिक बोलने के जो शिखर है उनको भी, उनके स्केल को भी मतलब उनको भी छुआ किसने, बाय अदर इंडियंस, दूसरे इंडियंस लोगों ने, दूसरे भारतीय लोगों ने ही अधिक बोलने वाले दूसरे शिखर को, दूसरी पीक्स को छुआ है, मतलब अन्य भारतीयों ने ही ज्यादा बोला है, बाकी किसी और ने नहीं बोला। वी डू लाइक टू स्पीक, वी डू लाइक हम पसंद करते हैं, टू स्पीक बोलना, मतलब हमें बोलना है वो अच्छा लगता है, हम बोलना पसंद करते हैं। देयर इज नॉट ए न्यू हैबिट, ये कोई नई हैबिट नहीं है, ये कोई नई आदत नहीं है, मतलब हमें प्राचीन काल से बोलने की आदत है, ये कोई नई आदत नहीं है। द एंशियंट संस्कृत एपिक द रामायण एंड द महाभारत विच आर फ्रिक्वेंटली कंपेयर्ड विद द इलियड एंड द ओडिसी are colossally longer than the works that the modest Homer could manage. कि द एंशिएंट संस्कृत एपिक, जो प्राचीन संस्कृत एपिक है, प्राचीन जो संस्कृत का जो एपिक है, महाकाव्य है, कौन से महाकाव्य, रामायण और महाभारत, विच आर फ्रिक्वेंटली कंपेयर, जिनकी बार बार कंपेरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, किससे, विद द इलियड एंड द ओडिसी, इलियड और ओडिसी के साथ, जिसकी बार बार कंपेरिजन जिसका किया जाता है, प्राचीन संस्कृत के महाकाव्य रामायण और महाभारत, जिसका बार बार इलियड और ओडिसी के साथ में कंपेरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, क्योंकि जो इंग्लिश पोएट है उन्होंने इलियड और ओडिसी लिखी थी, वो एक एपिक के रूप में लिखी गई है, और हमारे जो रामायण महाभारत है उनकी तुलना है वो इलियड ओडिसी के साथ में की जाती है। आर क्लोजली लॉन्गर, जो कि क्या है, क्लोजली लॉन्गर मतलब जो कि इनसे अधिक लंबी है, जो रामायण महाभारत है जिनकी तुलना इलियड और ओडिसी से की जाती है, आर क्लोजली लॉन्गर, वो क्या है, क्लोजली लॉन्गर मतलब वो लंबी है इन कार्यों से, इलियड और ओडिसी से वो लंबी है। देन द वर्क्स मतलब इन कार्यों से, वर्क्स मतलब उन कार्यों के बजाय, इन इलियड और ओडिसी के इन कार्यों की बजाय जो ज्यादा लंबी है हमारी रामायण और महाभारत। दैट द मोडेस्ट होमर कुड मैनेज, जिसको कि मोडेस्ट होमर मतलब जो विनम्र जो होमर है, होमर नाम के एक व्यक्ति है, तो मोडेस्ट जो होमर है, विनम्र जो होमर है, कुड मैनेज, वही उनको मैनेज कर सकता था, इनको संभाल सकता था। इंडीड द महाभारत अलोन इज अबाउट 7 times एज लॉन्ग एज द इलियड एंड द ओडिसी पुट टुगेदर। देखो क्या बताया गया है कि इंडीड वास्तव में द महाभारत अलोन, कि अकेली जो महाभारत है, इज अबाउट 7 times, कि वो 7 गुना बड़ी है, किससे, एज लॉन्ग एज द इलियड एंड द ओडिसी पुट टुगेदर, कि यदि इलियड और ओडिसी को पुट टुगेदर मतलब एक साथ रखने पर भी, इलियड और ओडिसी दोनों को एक साथ रखने पर भी महाभारत अकेली है वो 7 गुना इनसे लंबी है, 7 गुना बड़ी है। द रामायण एंड द महाभारत आर सर्टेनली ग्रेट एपिक्स, कि रामायण और महाभारत है वो निश्चित रूप से ग्रेट एपिक है, मतलब एक महान ग्रंथ है, महाकाव्य है। I recall with much joy how my own life was vastly enriched when I encountered them first as a restless youngster, looking for intellectual stimulation as well as sheer entertainment. तो इसमें राइटर है वो खुद बताते हैं कि आई रिकॉल विद मच जॉय, कि मुझे बहुत ही जॉय के साथ, खुशी के साथ में मैं रिकॉल करता हूँ, मतलब याद करता हूँ, कि बहुत ही खुशी से मैं याद करता हूँ कि हाउ माई ओन लाइफ वाज वास्टली एनरिच्ड, कि किस प्रकार से मेरी खुद का जो जीवन है वो वास्टली मतलब अत्यधिक रूप से एनरिच हो गया था, समृद्ध हो गया था। मतलब मैं बहुत ही खुशी के साथ में इस चीज को याद करता हूँ कि किस प्रकार से मेरा खुद का जीवन है वो एनरिच हो गया था, समृद्ध हो गया था। कब, व्हेन आई एनकाउंटर देम, जब मैंने उनका एनकाउंटर होता है सामना करना, कि जब मैंने उनका किनका, महाभारत और रामायण का जब मैंने सामना किया था फर्स्ट, पहली बार, एज ए रेस्टलेस यंगस्टर, एक रेस्टलेस यंगस्टर के रूप में, एक बेचैन युवा के रूप में जब मैंने पहली बार उनका सामना किया था, तो मुझे अपने जीवन का वो अत्यधिक रूप से वो समृद्ध होना मुझे याद है, जब मैंने पहली बार एक बेचैन युवा के रूप में उनका मैंने सामना किया था। लुकिंग फॉर, तलाशते हुए, क्या तलाशते हुए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मतलब बौद्धिक जो प्रेरणा है उसको तलाशते हुए, एज वेल एज शेयर एंटरटेनमेंट, और मनोरंजन की प्रेरणा को तलाश करते हुए। तो देखो कि मैं खुशी के साथ में मैं रिकॉल करता हूँ, याद करता हूँ कि कैसे मैंने अपने जीवन में मतलब एनरिच में हुआ था, मैंने अपने जीवन में कितना अधिक समृद्ध में हुआ था जब इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन को, जब बौद्धिक प्रेरणा को और एंटरटेनमेंट को और मनोरंजन की प्रेरणा को तलाश करते हुए, लुकिंग फॉर होता है तलाश करना, कि बौद्धिक प्रेरणा और मनोरंजन की प्रेरणा को तलाश करते हुए एक बेचैन युवा के रूप में जब पहली बार मैं उनसे एनकाउंटर हुआ था, जब पहली बार मैंने उनसे सामना हुआ था, तो मेरा जो जीवन है, खुद का जीवन है, वो अत्यधिक समृद्ध हो गया था। तो ये चीज है वो खुशी से याद कर रहा है राइटर। बट दे प्रोसीड फ्रॉम स्टोरेज टू स्टोरेज वूवन अराउंड their principal tales and are engagingly full of dialogues, dilemmas and alternative perspectives। तो देखो क्या बता रहे हैं राइटर
कि बट दे प्रोसीड, लेकिन वो प्रोसीड मतलब आगे बढ़ती है। ये जो महाभारत रामायण की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है फ्रॉम स्टोरीज टू स्टोरीज, मतलब एक से दूसरी कहानी की तरफ वो चलती है। वोवन यानी गुंथी हुई अराउंड देयर प्रिंसिपल टेल, कि अपना जो प्रिंसिपल टेल है, अपनी जो सैद्धांतिक जो कहानियां हैं, उस कहानियों के चारों ओर एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी के अंदर गुंथी हुई होकर के वो आगे बढ़ती है। मतलब एक स्टोरी खत्म हुई नहीं कि दूसरी स्टोरी आगे आ गई, दूसरी हुई नहीं कि तीसरी स्टोरी है वो वहां पे आगे आ गई। तो ऐसे ही रामायण में होता है, एक तरफ दशरथ वाला सीन चल रहा है, एक तरफ जनक वाला चल रहा है, तीसरी तरफ वो रावण है वो दिखा देते हैं, फिर अचानक से उनको वनवास हो जाता है, फिर वो वन का सीन आ जाता है, उधर लंका का सीन आ जाता है। तो एक दूसरे के अंदर जो कहानियां हैं वो गुंथी हुई आगे चलती हैं सैद्धांतिक कहानी में। एंड आर एंगेजिंगली फुल ऑफ डायलॉग, और वो फुल ऑफ डायलॉग होती है, मतलब उसमें बहुत सारे डायलॉग होते हैं, डिलेमेज मतलब कंफ्यूजन होती है। एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, और वैकल्पिक जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वैकल्पिक दृष्टिकोण भी उनमें होते हैं, मतलब अपने जो विचार है वो चलते हैं, कंफ्यूजन भी होती है, डायलॉग होते हैं, क्योंकि सबके डायलॉग आते हैं। एंड वी एनकाउंटर मैसेज ऑफ आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट स्प्रेड और इंसेंट डिबेट्स एंड डिप्यूटेशंस। एंड वी, और हम जो लोग हैं वो एनकाउंटर मैसेज, एनकाउंटर मतलब उनका सामना करते हैं, किनका, मैसेज ऑफ आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट, कि जो तर्क और वितर्क हैं, उन तर्क वितर्कों के समूह का, मतलब लोगों के जो तर्क वितर्क है उन तर्क वितर्कों का हम सामना करते हैं। स्प्रेड और इंसेंस्ड डिबेट्स एंड डिस्प्यूटेशन, और हमारे जो डिबेट्स है, मतलब जो हमारे जो वाद विवाद है, तर्क है, डिप्यूटेशन मतलब जो मतभेद है, उनको हम इंसेंस्ड यानी लगातार, इंसेसेंट होता है लगातार, स्प्रेड और यानी फैलाना, तो हम उन डिबेट्स यानी उन वाद विवाद और मतभेदों को लगातार फैलाते रहते हैं। तो मतलब तर्क वितर्क उन सबका तो हम सामना करते हैं, और जो मतभेद वगैरह है, डिबेट्स है, वाद विवाद है, उनको हम लगातार फैलाते रहते हैं। तो जो इंडियंस है वो क्या है, आर्गुमेंटेटिव है, उनको मतलब हर बात में वो वाद विवाद है वो कर सकते हैं, तर्क वितर्क वो कर सकते हैं। तो इंडियंस है वो क्या है, आर्गुमेंटेटिव है, तर्क संगत भारतीय है, मतलब हर बात में उनके पास तर्क होता है। डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस, डायलॉग मतलब जो डायलॉग होते हैं वो, और सिग्निफिकेंस होते हैं महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते हैं आगे। द आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो ऑफन इनफ क्वाइट सब्सटेंशियल, कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो तर्क होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राय पर्याप्त रूप से क्वाइट सब्सटेंशियल होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से वो सब्सटेंशियल होते हैं, संज्ञात्मक होते हैं। कि जो तर्क है वो प्राय, ऑफन यानी प्राय, इनफ होता है पर्याप्त, क्वाइट मतलब एकदम से पूर्ण रूप से, सब्सटेंशियल संज्ञात्मक। कि जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, वो प्राय पर्याप्त रूप से पूर्ण रूप से संज्ञात्मक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फेमस भागवत गीता विच इज वन स्मॉल सेक्शन ऑफ द महाभारत प्रेजेंट ए टसल बिटवीन टू कॉन्ट्रेरी पोजिशन। तो यहाँ तक अपन करते हैं पहले कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फेमस भगवत गीता, कि जो प्रसिद्ध भगवत गीता है, विच इज वन स्मॉल सेक्शन, जो कि एक छोटा सेक्शन है, छोटा भाग है, ऑफ द महाभारत, जो कि महाभारत का एक छोटा सेक्शन है, एक छोटा सा भाग है। प्रेजेंट ए टसल, वो एक टसल को उत्पन्न करता है, एक संघर्ष उत्पन्न करता है, बिटवीन टू कॉन्ट्रेरी पोजिशन, के दो कॉन्ट्रेरी यानी जो विपरीत पोजीशन है, स्थितियां हैं, तो दो विपरीत स्थितियों के बीच में एक संघर्ष को ये उत्पन्न करती है। कौन, जो भगवत गीता है, जो कि महाभारत का एक छोटा सा सेक्शन है, तो वो दो विपरीत जो पोजीशन है, स्थितियां हैं, उनपे एक संघर्ष है वो उत्पन्न करती है। तो आपको पता है, सबको महाभारत की भगवत गीता की स्टोरी सबको पता है कैसे संघर्ष उत्पन्न करती है। एक तरफ कृष्ण का व्यू आता है, एक तरफ अर्जुन है वो अपने व्यू रखते हैं, दोनों के बीच में डिबेट भी होती है, तर्क चलते हैं। तो कृष्णाज एम्फेसिस ऑन डूइंग वंस ड्यूटी, तो कृष्णा भगवान का जो जोर है वो कहाँ होता है, ऑन डूइंग, करने में, वंस ड्यूटी, के एक व्यक्ति को अपना जो कर्तव्य है, अपना जो काम है वो करने पे कृष्ण है वो जोर देते हैं, ऑन वन साइड, कि एक साइड में कृष्ण है वो अपनी ड्यूटी करने के लिए, एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाने के लिए जोर देते हैं। एंड अर्जुन फोकस ऑन अवॉइडिंग बैड कंसिक्वेंस, और जो अर्जुन का फोकस है, अर्जुन का जोर है वो कहाँ है, ऑन अवॉइडिंग, अवॉइड करना, दूर रहना, बचना, किससे, बैड कंसिक्वेंस, की जो बुरे कंसिक्वेंस है, जो बुरे रिजल्ट है, बुरे जो परिणाम है, उन परिणामों को अवॉइड करने पे अर्जुन है वो फोकस करता है। दो तरीके के हो गए ना, कृष्ण भगवान तो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी है, अपना कर्तव्य किए जाओ, अपना काम है वो किए जाओ, रिजल्ट की टेंशन मत लो कि क्या परिणाम होगा। लेकिन अर्जुन क्या करता है, वो जो बैड जो कंसिक्वेंस है, जो बुरे परिणाम है, उनसे वो बचने के ऊपर उसका फोकस है कि इन बुरे परिणामों से बचा जा सके। एंड जेनरेटिंग गुड वंस, और जो अच्छा जो काम है उसको जेनरेट किया जाए, बुरे परिणामों से बचा जाए और अच्छा काम है वो किया जाए। ऑन द अदर, मतलब दूसरी साइड की बात करिए, एक साइड में तो क्या है, कृष्ण के व्यू है, दूसरी साइड में अर्जुन के व्यू है। तो कृष्ण तो बोलते हैं कि अपनी ड्यूटी किए जाओ, और अर्जुन है वो डिबेट कर रहा है कि बुरे परिणामों से बचा जाए और कुछ अच्छा है उसको जेनरेट किया जाए।
द डिबेट अकर्स ऑन द ईव ऑफ द ग्रेट वॉर दैट इज सेंट्रल इवेंट इन द महाभारत। और ये जो डिबेट है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, ये जो वाद विवाद है वो अकर उत्पन्न होता है ऑन द ईव ऑफ द ग्रेट वॉर, कि जो ग्रेट वॉर, जो महान युद्ध था महाभारत का युद्ध, उसकी पूर्व संध्या पे ये जो डिबेट है वो अकर होता है, ये जो वाद विवाद है वो उत्पन्न होता है। दैट इज सेंट्रल इवेंट इन द महाभारत, जो कि क्या है, महाभारत का सेंट्रल इवेंट है, महाभारत की मुख्य घटना है। आप सबको पता है महाभारत के अंदर किस प्रकार से ये डिबेट अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ था, भगवत गीता के रूप में ये सारी चीज है वो उल्लेखित की गई है। तो ये क्या है, महाभारत में ये एक सेंट्रल इवेंट है, एक मुख्य घटना है। वॉचिंग द टू आर्मीज रीडिंग फॉर वार, प्रोफाउंड डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग आर रेज्ड बाय अर्जुन, द fearless and invincible warrior in the army of the just and honorable royal family, the Pandavas, who are about to fight the unjust usurpers, the Kauravas। तो देखो इसमें क्या बताया है कि वॉचिंग, देखते हुए, द टू आर्मीज, दो सेनाओं को, रेडिंग फॉर वार, युद्ध के लिए तैयार दोनों सेनाओं को देखते हुए, मतलब जो दो सेना वो युद्ध के लिए तैयार है, तो उन दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर प्रोफाउंड डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस, की जो करेक्टनेस है मतलब जो सत्यता क्या है, उस सत्यता के ऊपर जो प्रोफाउंड डाउट, मतलब जो संदेह है, डाउट है, वो प्रोफाउंड मतलब उत्पन्न किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अर्जुन है वो अपना जो डाउट है वो सत्यता के ऊपर व्यक्त करता है, करेक्टनेस के ऊपर अपने जो डाउट है, संदेह है, उनको वो व्यक्त करता है। युद्ध के लिए तैयार दोनों सेनाओं को देख करके अर्जुन है वो क्या करता है, जो करेक्टनेस है, सत्यता है, उसके ऊपर अपने डाउट को वो व्यक्त करता है, संदेह को व्यक्त करता है कि व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या वो करेंगे, मतलब यहाँ पे वो क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर जो डाउट है उसको, कि इन सबको मुझे मारना पड़ेगा। अर्जुन को ऐसे अक्कर हुआ था ना कि सबको देख करके जो उसके बुजुर्ग, जो दादा परदादा वगैरह थे, गुरु थे, कि वो क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर उसको डाउट हुआ था। तो उस सत्यता के ऊपर वो उसके ऊपर जो डाउट थे, जो संदेह थे, उसको तो वो संदेह वहां पे व्यक्त कर रहा था कृष्ण के सामने। द पियरलेस एंड द इनविंसिबल वॉरियर इन द आर्मी ऑफ द जस्ट मतलब न्याय से परिपूर्ण। तो इसमें बताया है कि द पियरलेस मतलब जो अद्भुत है, वंडरफुल है, एंड इनविंसिबल मतलब जो अजय है, वॉरियर यानी योद्धा, इन द आर्मी सेना के, कि सेना के अंदर जो वंडरफुल, जो अद्भुत और जो अजय वॉरियर है, जो योद्धा है, वे सभी क्या है, ऑफ द जस्ट मतलब न्यायपूर्ण है। तो न्यायपूर्ण सेना के अंदर, न्याय से परिपूर्ण सेना के अंदर अद्भुत और अजय योद्धा है। एंड ऑनरेबल रॉयल फैमिली, और वो सारे क्या है, ऑनरेबल रॉयल फैमिली से, सम्माननीय शाही परिवारों से है। कौन, द पांडवाज, पांडव लोग। तो पांडव लोग क्या है, वो शाही परिवारों से है, और न्याय से वाली जो आर्मी है, न्याय से परिपूर्ण जो आर्मी है, सेना है, उसके अद्भुत और अजय योद्धा है। हु आर अबाउट टू फाइट, जो कि फाइट करने वाले होते हैं। ये जो पांडव है जो कि लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अबाउट टू मतलब कोई चीज करने वाली हो। द अनजस्ट मतलब जो अन्यायी है। यूसर्फर्स मतलब जो अधिकार ग्रहण करने वाले जो लोग नहीं है, मतलब बिना किसी अधिकार वाले। कौन है वो, कौरव, कि बिना अधिकार वाले अन्यायपूर्ण उन कौरव के साथ में वो युद्ध करने के लिए तैयार है। जो पांडव है वो युद्ध करने के लिए तैयार है, जिनके पास कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है, जो अन्याय के साथ में उन्होंने अपने जो अधिकारों को ग्रहण किया है, न्यायपूर्ण तरीके से जो रहे हैं। Arjun's question whether it is right to be concerned about with one's duty to promote a just cause and be indifferent to the misery and slaughter even of one's kin that the war itself would undoubtedly cause। तो अर्जुन का क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि whether it is right, कि क्या ये सही है कि to be concerned only with one's duty, कि यदि एक व्यक्ति one's duty मतलब कोई एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी के प्रति वो कंसर्न हो जाए, यदि एक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए, टू प्रोमोट ए जस्ट कोज, कि न्याय से परिपूर्ण तरीके से अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए, अगर अपने कर्तव्य के प्रति वो सचेत रहे, एंड बी इंडिफरेंट टू द मिजरी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मिजरी से, दुख से वो बच सकते हैं। एंड द स्लॉटर मतलब जो मर्डर है, जो कत्ल है, जो हत्या जो होने जा रही थी, इवन ऑफ वन किन मतलब जो संबंधित जो लोग हैं, निकट परिवार के जो लोग हैं, अपने जो रिश्तेदार लोग हैं, उनके लिए आता है वन किन। कि यदि कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य के प्रति अगर वो सचेत हो जाए, अगर वो कंसर्न हो जाए, तो दुख से और हत्या से, मर्डर से, जो कि अपने निकट संबंधी की होने वाली जो हत्या है, उससे इंडिफरेंट मतलब उससे बचा जा सकता है। ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये बात सही है कि अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति अगर सचेत हो जाए, तो दुख से और जो हत्या, जो अपने परिवार वालों की, निकट संबंधियों की जो होने वाली जो हत्या है, उससे वो बचा जा सकता है।
दैट द वॉर इटसेल्फ वुड अनडाउटेडली कॉज, कि जिसका कि ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध जो वार जो होने जा रहा था, जो खुद निसंदेह रूप से इसका कारण है, मतलब युद्ध है वो भी इसी कारण से उत्पन्न हुआ है कि कौरवों ने अपनी जो ड्यूटी है उसका निर्वाह नहीं किया था, तो जिसका सही कारण निसंदेह ये युद्ध स्वयं भी है। कृष्णा ए डिवाइन इनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन फैक्ट ही इज ऑल्सो अर्जुन चैरियटर आर्ग्यूज अगेंस्ट अर्जुन। तो जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान जो कि डिवाइन इनकारनेशन मतलब दिव्य अवतार, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग के मानव के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब मानव के रूप में जो कृष्ण जो कि दिव्य अवतार के रूप में है, इनफैक्ट वास्तव में ही इज ऑल्सो अर्जुन चैरियटर, जो कि खुद अर्जुन के क्या है, चैरियटर मतलब अर्जुन के सारथी भी है, और उन्होंने मानव रूप में एक दिव्य अवतार जो कि क्या है, एक डिवाइन इनकारनेशन है, मतलब मानव रूप में उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है। क्या है, वो भगवान है जो कि मानव रूप में आए हैं। तो डिवाइन इनकारनेशन होता है एक दिव्य अवतार के रूप में, मानव फॉर्म के अंदर, मानव के रूप के अंदर वो एक दिव्य अवतार है कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी भी है। आर्ग्यूज अगेंस्ट अर्जुन, वो अर्जुन के विरुद्ध आर्ग्यू करते हैं, अर्जुन के विरुद्ध वो तर्क देते हैं। तो क्या तर्क देते हैं, देखो, His response takes the form of articulating principles of action based on the priority of doing one's duty, which have been repeated again and again in Indian philosophy. His response मतलब उनका जो response है, उनके जो जवाब है, श्री कृष्ण के जो जवाब है, takes the form of articulating principle of action, कि वो कार्य के जो प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत है उनको वो स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं, कि उनके जो रेस्पॉन्स है, उनके जो जवाब है वो कार्य की सैद्धांतिकता को स्पष्ट करते हैं, कार्य के सिद्धांत को वो स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी, जो कि बेस्ड मतलब आधारित है, कि प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, किसकी प्राथमिकता, ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी, कि एक व्यक्ति के कार्य को मतलब एक व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों को करने की प्राथमिकता पे जो आधारित है, ऐसे वो तर्क देते हैं, ऐसे वो रेस्पॉन्स, उनको जो जवाब है वो ऐसा आता है जो कि कार्य के सिद्धांत रूप को स्पष्ट व्यक्त करते हैं, और जो एक व्यक्ति के कर्तव्यों को, एक व्यक्ति की जो ड्यूटी है, एक व्यक्ति के जो कार्य है, उन कर्तव्यों की प्राथमिकता के, उन कार्यों को, उन ड्यूटी को करने की प्राथमिकता के ऊपर बेस्ड है, आधारित होते हैं उनके जवाब, कृष्ण के जवाब। विच हैव बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन इंडियन फिलोसफी, जो कि इंडियन फिलोसफी के अंदर, भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर बार बार उनको रिपीट किया जाता है, बार बार उन बात को दोहराई जाती है। कृष्णा इंसिस्ट ऑन अर्जुन ड्यूटी टू फाइट irrespective of his evolution of the consequence, कि कृष्णा इंसिस्ट ऑन अर्जुन ड्यूटी टू फाइट, कि कृष्ण जो है वो इंसिस्ट मतलब जोर देते हैं अर्जुन की ड्यूटी पे, अर्जुन के कर्तव्य पे, टू फाइट, कि अर्जुन के लड़ने का जो कर्तव्य है उस पे कृष्ण है वो जोर देते हैं, irrespective of his evaluation of the consequence, कि उस consequence मतलब उस परिणाम के मूल्यांकन की तरफ ध्यान दिए बिना, उस परिणाम के मूल्यांकन को वो irrespective बताते हैं, उसको वो सही नहीं ठहराते, कि परिणामों के मूल्यांकन है उस पे ध्यान मत दो, उस मूल्यांकन को वो सही नहीं बता रहे, बस लड़ने की जो अर्जुन की ड्यूटी है उस पे वो जोर देते हैं कि अपने कर्तव्यों को किए जाओ। इट इज ए जस्ट कोज एंड एज ए वॉरियर एंड ए जनरल ऑन होम हिज साइड मस्ट रिलाई, अर्जुन कैन नॉट वेवर फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन नो मैटर व्हाट द कंसिक्वेंस आर। तो क्या बताया है कि इट इज ए जस्ट कोज, कि यही एक उचित कारण है, यही एक कोज है, कारण है, एंड एज ए वॉरियर और एक योद्धा के रूप में, एंड ए जनरल और एक सेनापति के रूप में, ऑन होम हिज साइड मस्ट रिलाई, कि उसकी जो साइड उसके ऊपर रिलाई मतलब निर्भर है, कि एक सेनापति के रूप में, एक योद्धा के रूप में उसकी जो साइड है मतलब उसके जो अन्य जो लोग हैं उसके ऊपर ही वो निर्भर है, उसकी सेना उसके ऊपर ही निर्भर है। अर्जुन कैन नॉट वेवर फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, कि अर्जुन है वो अपनी ऑब्लिगेशन की तरफ, उसकी जो बाध्यता है, उसकी जो सेना है, उन सेना की तरफ अपनी जो बाध्यता है उसकी तरफ वो वेवर नहीं हो सकता, अपनी उस जिम्मेदारी से वो मुंह नहीं मोड़ सकता। नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, व्हाट द कंसिक्वेंस आर, कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके रिजल्ट क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपना जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाना है, अपनी सेना जो उसके ऊपर निर्भर है उस सेना का साथ देना है, उसको बस युद्ध करना है। Krishna's hallowing of the demands of duty wins the argument, at least as seen in the religious perspective, कि Krishna's hallowing of the demands, कि कृष्णा की जो डिमांड मतलब जो मांग है, hallowing मतलब सम्मानीय जो मांग है ऑफ ड्यूटी कर्तव्य करने की, wins the argument वो तर्क में विजयी होती है, कि कृष्ण भगवान की जो कर्तव्य के प्रति जो उसकी सम्मानीय जो डिमांड है, मांग है, उसमें तर्क सहित वो जो उनकी मांग है वो तर्क में विजयी होती है, मतलब कृष्ण है वो जीत जाते हैं तर्क करते हुए। एटलीस्ट एज सीन इन द रिलीजियस परस्पेक्टिव, और इससे क्या है, एटलीस्ट कि कम से कम इसको धार्मिक पर्सपेक्टिव में, धार्मिक दृष्टिकोण में तो कम से कम इसको देखा ही जा सकता है कि वो कृष्ण है वो जीत जाते हैं।
Indeed, Krishna's conversation with Arjun, the Bhagavad Gita, became a treatise of great theological importance in Hindu philosophy. कि इंडीड वास्तव में जो कृष्ण का जो कन्वर्सेशन है विद अर्जुन, कि अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण का जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप को तो हम धार्मिक पर्सपेक्टिव में, धार्मिक जो दृष्टिकोण है उसमें तो हम देख ही सकते हैं। और जो उन्होंने मतलब जो बातचीत करी, कन्वर्सेशन किया है द भगवत गीता, कि ये जो भगवत गीता है, द भगवत गीता बिकेम ए ट्रीटाइज ऑफ ग्रेट थियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन हिंदू फिलोसफी, कि जो भगवत गीता है वो हिंदू फिलोसफी के अंदर, हिंदू दर्शन शास्त्र के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्या बन गई है, थियोलॉजिकल, ग्रेट थियोलॉजिकल मतलब एक आध्यात्मिकता के रूप में, एक प्रबंध के रूप में ये बन गई है। ट्रीटाइज होता है प्रबंध, मैनेजमेंट, कि भगवत गीता है वो एक महान जो थियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब एक महान आध्यात्मिक महत्ता के रूप में एक प्रबंध बन गई है हिंदू फिलोसफी के अंदर। भगवत गीता है वो हिंदू दर्शन शास्त्र के अंदर महान जो आध्यात्मिक प्रबंध है वो बन गई, आध्यात्मिक प्रबंध के रूप में महत्वपूर्ण बन गई है। फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन द रिमूवल ऑफ अर्जुन्स डाउट, कि फोकसिंग मतलब फोकस करते हुए, जोर देते हुए, ध्यान देते हुए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से ऑन द रिमूवल ऑफ अर्जुन्स डाउट, कि विशेष रूप से अर्जुन के संदेह को दूर करते हुए, अर्जुन के जो संदेह उसको दूर करने पे फोकस करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए, ये ज्यादा वो क्या बन गई, आध्यात्मिक प्रबंध है वो बन गई है। Krishna's moral position has also been eloquently endorsed by many philosophical and literary commentators across the world, such as Christopher Isherwood and T.S. Eliot. तो देखो कृष्ण's मोरल पोजीशन, कि कृष्ण की जो मोरल पोजीशन है, कि कृष्ण की जो नैतिक जो पोजीशन है, जो नैतिक जो स्थान है, उसको हैज ऑल्सो बीन इलोक्वेंटली एंडोर्स्ड, कि इलोक्वेंटली मतलब उसको मतलब एक इलोक्वेंटली होता है, एक संपूर्ण रूप से हम बोल सकते हैं, जिसको एक अर्थपूर्ण ढंग के साथ में एक संपूर्ण रूप से इसको एंडोर्स किया गया है। एंडोर्स मतलब समर्थन दिया गया है। तो कृष्ण की नैतिक पोजीशन को, कृष्ण के नैतिक स्थान को एक संपूर्ण रूप में, पूर्ण रूप से उसको समर्थन दिया गया है बाय मैनी फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी कमेंटेटर अक्रॉस द वर्ल्ड, के इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार की बात हो रही है, संसार के पार मतलब इस पूरे संसार के लोगों के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के जो बहुत से जो फिलोसॉफिकल जो लोग हैं, बहुत से जो दर्शन शास्त्री लोग हैं, और जो लिटरेरी कमेंटेटर है मतलब जो साहित्यिक जो आलोचक है, उनके द्वारा पूरे संसार में बहुत से दर्शन शास्त्रियों के द्वारा और साहित्यिक आलोचकों के द्वारा जो कृष्ण भगवान के जो मोरल पोजीशन है, उनका जो नैतिक स्थान है, उसको समर्थन दिया गया है, पूर्ण रूप से उसको समर्थित किया गया है। सच एज क्रिस्टोफर इशरवुड, की जैसे कि कौन, क्रिस्टोफर इशरवुड और टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का नाम इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। एक तो क्रिस्टोफर इशरवुड, एक टी.एस. इलियट, जिन्होंने क्या किया, समर्थन दिया है कृष्ण के जो मोरल पोजीशन है, नैतिक स्थान है, उसको। और बाकी भी जो बहुत से जो फिलोसॉफिकल जो लोग हैं और बहुत से जो लिटरेरी कमेंटेटर है, आलोचक है, उन्होंने भी उनके जो पोजीशन उसको सराहा है। इशरवुड इनफैक्ट ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश, कि इशरवुड जो है, क्रिस्टोफर इशरवुड, उन्होंने इनफैक्ट वास्तव में भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। भगवत गीता का अनुवाद है वो अंग्रेजी में किया। This admiration for the Gita and for Krishna's argument in particular has been a lasting phenomenon in parts of European culture. कि the admiration for the Gita, कि गीता की जो एडमायरेशन है, गीता का जो ये सम्मान है, जो प्रशंसा है, and for Krishna's argument, और जो कृष्ण के जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो तर्क है इन पर्टिकुलर, वो विशेष रूप से क्या है, हैज बीन ए लास्टिंग, कि वो ए लास्टिंग मतलब कंटिन्यू रहेंगे, हमेशा बने रहने वाले हैं। जो फिनोमेनन होता है मतलब जो स्ट्रेंज चीज होती है, अजीब जो होता है, उसके लिए बोलते हैं। तो हैज बीन ए लास्टिंग फिनोमेनन इन पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कल्चर, की यूरोपियन कल्चर के अंदर कौन सी चीज की, भगवत गीता की जो प्रशंसा है और कृष्ण के जो तर्क है, वो विशेष रूप से यूरोपियन कल्चर के कई भागों के अंदर हमेशा बने रहने वाले हैं, एक अजीब रूप में सदैव बरकरार रहने वाले हैं। इट वॉज particularly praised in the early 19th century by Wilhelm von Humboldt as the most beautiful, perhaps the only true philosophical song exciting in any known tongue, कि it was particularly praised in the early 19th century, कि ये जो 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक टाइम है, अर्ली 19th century बोला ना, मतलब 19वीं सदी के प्रारंभ के अंदर
जो इट वॉज स्पेक्टिकुलर प्रेज्ड, स्पेक्टिकुलर मतलब असाधारण रूप से इसकी प्रशंसा की गई। किसके द्वारा? बाय विल्हेम वॉन हम्बोल्ट के द्वारा, कि 19वीं सदी के प्रारंभ में विल्हेम वॉन हम्बोल्ट के द्वारा इसकी असाधारण रूप से प्रशंसा की गई। किसकी? जो भगवत गीता है उसकी, भगवत गीता की प्रशंसा की गई। एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, किस रूप में? सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल के रूप में, सबसे ज्यादा सुंदर होने के रूप में। Perhaps the only true philosophical song, कि perhaps शायद कि केवल एक सच्चे philosophical song के रूप में, philosophical song मतलब दार्शनिक गीत के रूप में, existing in any known tongue, any known tongue मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव सेंस में any का यूज है वो किया जाता है। तो प्रशंसा की गई थी 19th सेंचुरी के प्रारंभ में विल्हेम वॉन हेम्बोल्ट के द्वारा। असाधारण प्रशंसा है वो भगवत गीता की गई थी, सबसे अधिक सुंदर और शायद केवल एक सच्चे दार्शनिक गीत के रूप में, जो कि किसी अन्य टोंग में, किसी अन्य भाषा में ऐसी जो गीत है वो उपलब्ध ही नहीं है, इस रूप में उसकी प्रशंसा है वो की गई, उसकी असाधारण उसकी प्रशंसा है वो की गई थी। किसके द्वारा? विल्हेम वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर और एकमात्र सच्चे फिलोसॉफिकल सॉन्ग के रूप में, दार्शनिक गीत के रूप में, जो कि किसी अन्य भाषा के अंदर नहीं है, जो कि दूसरी भाषा, कोई भी भाषा के अंदर इस प्रकार का गीत नहीं है, इस रूप में उसकी प्रशंसा की गई। इन अ पोएम इन 4 क्वार्टर्स इलियट समराइज कृष्णा's व्यू इन द फॉर्म ऑफ एन एडमोनिशमेंट, कि इन अ पोएम इन 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर नाम से एक पोएम है, कि 4 क्वार्टर नामक पोएम के अंदर कि एक कविता जो कि फॉर्म क्वार्टर है उसके अंदर इलियट ने समराइज किया है संक्षिप्त रूप में, कृष्ण के जो व्यू है, कृष्ण के जो दृष्टिकोण है वो समराइज किए हैं, संक्षिप्त रूप में बताए हैं, इन द फॉर्म ऑफ एडमोनिशमेंट, एडमोनिशमेंट के रूप में। एडमोनिशमेंट मतलब एक चेतावनी के रूप में। तो देखो 4 क्वार्टर पोएम के अंदर, 4 क्वार्टर कविता के अंदर इलियट ने कृष्ण के दृष्टिकोण को एक चेतावनी के रूप में उनको समराइज किया है, संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया है। एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, क्या चीज? एंड डू नॉट थिंक, कि मत सोचो ऑफ द फ्रूट ऑफ द एक्शन, कि कार्य का फल क्या होगा, कर्म फल के बारे में मत सोचो। कृष्ण बोलते हैं ना, कर्म फल के बारे में मत सोचो, फेयर फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। इलियट एक्सप्लेन, इलियट है वो एक्सप्लेन करते हैं, इलियट है वो बताते हैं, नोट फेयरवेल, की फेयरवेल नहीं, अलविदा मत कहो, बट फेयर फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। वॉयेजर, वॉयेजर मतलब जो समुद्री यात्री होते हैं, उन समुद्री यात्रियों की तरह आगे बढ़ो, फेयरवेल मत बोलो, अलविदा मत बोलो, आगे बढ़ते रहो हमेशा, मतलब कर्म करते जाओ, कर्म फल की टेंशन है वो आप लोग मत लो, हमेशा कर्म है वो करते चलो, और जो समुद्री यात्री है उनके समान आगे बढ़ते चलो। एंड येट एज ए डिबेट इन विच देयर आर 2 रीजनेबल साइड, द एपिक महाभारत इटसेल्फ प्रेजेंट sequentially each of the 2 contrary arguments with much care and sympathy, कि एंड येट, और फिर भी क्या है? एज ए डिबेट, एक डिबेट के रूप में, एक वाद विवाद के रूप में, इन विच देयर आर 2 रीजनेबल साइड, जिसके अंदर 2 रीजनेबल साइड है, 2 तर्क संगत जो 2 पक्ष हैं, कि फिर भी इस डिबेट के अंदर एक वाद विवाद के रूप में अगर हम बात करें तो इसमें 2 तर्क संगत पक्ष है, 2 रीजनेबल साइड है। द एपिक महाभारत इटसेल्फ प्रेजेंट, कि ये जो एपिक महाभारत है, जो महाग्रंथ, जो महाभारत, जो कि बहुत बड़ा एपिक महाकाव्य है, ये प्रेजेंट मतलब खुद ही उपस्थित करता है, खुद प्रस्तुत करता है, सिक्वेंसली मतलब क्रमानुसार ये व्यक्त करता है, ईच ऑफ द 2 कंट्रेरी आर्गुमेंट्स विद मच केयर एंड सिंपैथी, की अत्यधिक केयर के साथ में, देखभाल के साथ में, और सिंपैथी यानी सहानुभूति के साथ में, इन 2 विरोधी आर्गुमेंट्स को, इन 2 विपरीत तर्कों को कर्मानुसार खुद महाभारत जो महाकाव्य है वो इसको प्रेजेंट करता है, इसको प्रस्तुत करता है, किसको? वाद विवाद के दोनों पक्षों को प्रस्तुत करता है। इंडीड द ट्रेजिक डेजोलेशन एंड द पास्ट कॉम्बैट एंड पास्ट कार्नेज लैंड, largely the Indo-Gangetic plan seemed to face forward the end of the Mahabharata can even be seen as something of a vindication of Arjun's profound doubts। तो देखो इंडीड मतलब वास्तव में, द ट्रेजिक डेजोलेशन, की जो ट्रेजिक डेजोलेशन मतलब दुखांत जो डेजोलेशन है, एकांतता जो है, एक दुखद जो सन्नाटा है, कि वास्तव में एक दुखद सन्नाटा जो कि पोस्ट कॉम्बैट मतलब युद्ध के पश्चात होती है, एंड पोस्ट कार्नेज मतलब जो युद्ध के पश्चात जो कार्नेज होता है, नरसंहार, कि जो नरसंहार से युक्त जो लैंड है मतलब जो भूमि है, मतलब युद्ध के पश्चात जो हत्याओं का जो एक दृश्य होता है, तो उस जमीन के ऊपर वो मतलब उस चीज को, हत्याओं को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, उस अंत को वो दिखा रहा है। लार्जली द इंडो गंगेस्टिक प्लान, कहाँ पे? विस्तृत रूप में एक भारतीय गंगा नदी के मैदान के ऊपर जो युद्ध के पश्चात का जो नरसंहार है, जो युद्ध पश्चात की जो स्थिति है उसको प्रस्तुत करते हैं ट्रेजिक डेजोलेशन के रूप में।
मतलब एक दुखद सन्नाटा जो कि युद्ध के पश्चात हुई हत्याओं के कारण गंगा नदी का जो मैदान है वहां पे ये सीन होता है, प्रतीत होता है। टू फेस टुवर्ड द एंड ऑफ द महाभारत कैन, किसके लिए? टू फेस टुवर्ड द एंड, कि उस एंड मतलब उस अंत को, वो ये फेस मतलब सामना करवाती है, उस अंत को हमें दिखाती है। ये जो गंगा नदी का मैदान जो कि युद्ध के पश्चात हुई नरसंहार की वजह से पूरे अंत को हमें दिखाता है। महाभारत कैन इवन बी सीन एज समथिंग ऑफ विंडिकेशन ऑफ अर्जुन्स प्रोफाउंड डाउट, कि महाभारत कैन इवन बी सीन, कि उस महाभारत के अंदर ही देखा जा सकता है। महाभारत है वो हमें क्या दिखाती है? महाभारत के अंदर ही हम देख सकते हैं समथिंग ऑफ ए विंडिकेशन, कि एक विंडिकेशन, एक समर्थन को हम देख सकते हैं ऑफ अर्जुन्स प्रोफाउंड डाउट, कि अर्जुन के द्वारा उत्पन्न जो डाउट थे, अर्जुन के द्वारा व्यक्त किए गए जो संदेह थे, उन संदेह का समर्थन है वो खुद महाभारत हमें दिखा रही है। मतलब महाभारत के युद्ध में बहुत से लोगों की हत्या हुई थी, बहुत से लोग है वो मर गए थे, पूरा मतलब उनका जो वंश है वो ही पूरा खत्म हो गया था। तो युद्ध के पश्चात जो कार्नेज हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, वो गंगा नदी के मैदान पे इसके अंत को हमें दिखाता है, जो कि एक ट्रेजिक डेजोलेशन के रूप में था, एक दुखद सन्नाटे के रूप में था। और महाभारत खुद है वो अर्जुन के इस व्यक्त किए गए संदेह को समर्थन है वो करती हुई प्रतीत होती है। इस समर्थन को देखा जा सकता है खुद महाभारत के अंदर। अर्जुन्स कॉन्ट्रेरी आर्गुमेंट आर नॉट रियली वेनिक्यूस्ड नो मैटर what the message of the भगवत गीता इज मीन टू बी, कि अर्जुन्स कॉन्ट्रेरी आर्गुमेंट्स आर नॉट रियली वेनिस्ड, कि अर्जुन के जो कंट्रेरी जो आर्गुमेंट है, अर्जुन के जो विपरीत जो आर्गुमेंट है, जो तर्क है, आर नॉट रियली, उनको वास्तव में वेनिक्विस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब उनको वास्तव में उनको हरा नहीं सकते। जो अर्जुन के जो विपरीत तर्क थे उनको वास्तव में हराया नहीं जा सकता। नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट द मैसेज ऑफ द भगवत गीता इज मीन टू, कि भगवत गीता से क्या मैसेज मिलता है, भगवत गीता का संदेश क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर रिमेन ए पावरफुल केस फॉर फेयरिंग वेल एंड नॉट जस्ट फॉरवर्ड। तो इसमें क्या बताया? देयर रिमेन्स, कि वहां पे रिमेन्स मतलब हमेशा रहेगा, क्या चीज रहेगी? ए पावरफुल केस, एक शक्तिशाली मामला, फॉर फेयरिंग वेल, फेयरिंग वेल मतलब विदाई का, एक विदाई का शक्तिशाली मामला है वो हमेशा वहां पे रहेगा। नॉट जस्ट फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का नहीं मिलेगा महाभारत में, क्योंकि महाभारत में आगे बढ़ना क्या था? पूरे वंश का विनाश हो जाता है, तो वहां पे फेयरिंग वेल मतलब अलविदा ही थी, वहां पे विदाई ही थी। तो वहां पे हमेशा विदाई का शक्तिशाली मामला है वो रहेगा, न कि किसी तरीके से फॉरवर्ड होने का, फेयर फॉरवर्ड का, आगे बढ़ने का। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है, आपको जो पढ़ाया हुआ है उतनी चीज क्लियर हुई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।